नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष मालती जोशी द्वारा रचित उपन्यास पाषाण युग लेकर उपस्थित हुई। इस उपन्यास में लेखिका ने अनगिनत समस्याओं का रूप स्वरूप रखने का प्रयास किया है, क्योंकि हम देखते हैं कि स्त्री जीवन आदिकाल से लेकर अब तक अनेक प्रकार की वेदना संवेदनाओं से त्रस्त दिखाई देता है। कभी उन्हें उसे रीति रिवाजों के आधार पर अपने इच्छाओं की या आकांक्षाओं की बलि देनी पड़ती है, तो कई बार हम देखते हैं कि अनेक अवस्थाओं में हम देखते हैं कि किस तरह से नारी जीवन अनेक प्रकार के त्याग के आधार पर अपना जीवन यापन करता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि ये हमारे परिवेश की ही मैं कहूंगी एक तरह से बहुत बड़ी कमी कही जा सकती है कि स्त्री जीवन को हमेशा से ही एक तरह से त्याग की भावना, मर्यादा की भावना या अनगिनत शिष्टाचार के आधार पर उसे अपना जीवन यापन करना होता है। तो हम देखते हैं कि इस आधार पर अनेक अनगिनत या अनेक प्रकार के जो उपन्यास है, कहानियां हैं, लेखिकाओं ने लिखी। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जिस तरह के परिवेश में लेखिका का जीवन यापन हुआ है, वह कहीं ना कहीं उसकी रचनाएं उससे प्रभावित होती हुई दिखाई देती है। तो मालती जोशी ने अपने जितने भी उपन्यास लिखे या कहानियों का सृजन किया, उसमें हम देखते हैं कहीं ना कहीं नारी पीड़ा या नारी जो व्यथा है उसका जो एक तरह से स्वरूप है, वह कहीं ना कहीं दिखाने का प्रयास किया है। कि हम देखते हैं कि पारिवारिक समाज में या पारिवारिक परिवार में हम देखते हैं कि किस तरह से नारी अपनी मर्यादाओं के तहत अपना जीवन यापन करती हुई दिखाई देती है। अगर वह मर्यादाओं से अलग कुछ करने का प्रयास करती है, तो अनेक प्रकार के हम देखते हैं कि नामों से भी उसे बुलाया जाता है, अंकन किया जाता है, या एक तरह से हम कहें कि कहीं ना कहीं व्यंग कसा जाता है। तो लेखिका ने इस पूरे उपन्यास में अनगिनत समस्याओं का जो आधार है वह भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया, क्योंकि हम देखते हैं कि आदिकाल में हम देखते हैं कि सती प्रथा या अनेक प्रकार की जो प्रथा थी उसका चलन बहुत ही व्यापक रूप से दिखाई दे रहा था। पर अनेक समाज सुधारकों के द्वारा इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे सुधार हुए। पर कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि 60 के दशक में, 70 के दशक में या 80 के दशक में ये जो समस्याएं हैं वह कम तो हुई हैं, पर पूरी तरह से हम कहें कि समाप्त हो गई हैं तो ये अतिशयोक्ति होगी। क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार इनके आधार पर बहुत सारी फिल्में भी देखने को हमें मिलती है, जहाँ बेमेल विवाह का जो चलन है वह कहीं ना कहीं साहित्य रूपी समाज में, फिल्म में, दर्पण में कहीं ना कहीं दिखाई देता है। हम देखते हैं कि इसमें जो बहुत ही हम कहें कि अलग अलग रूप से लेखिका ने इस पर एक तरह से कुठाराघात और एक तरह से हम कहें कि स्त्री पीड़ा को दिखाने का प्रयास किया है। क्योंकि हम देखते हैं कि अगर परिवार में नारी का जो स्वभाव है या व्यवहार है वह कहीं ना कहीं पीड़ित होता हुआ दिखाई देता है, तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता हुआ दिखाई देता है। तो उस पीड़ा को लेखिका ने यहाँ पूरे उपन्यास में चित्रित करने का प्रयास किया है कि वह किस तरह से जो नायिका है इसकी नीरू, वह मानसिक पीड़ा से किस तरह से व्यथित दिखाई देती है। आधुनिक युवती होने के कारण वह अपनी इच्छाओं को एक तरह से दम नहीं घोटती है। वह अपने ही कॉलेज के प्रोफेसर से प्रेम विवाह करती है और उस प्रेम विवाह में अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझती हुई दिखाई देती है। और वो समस्याएं कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा आत्मघाती प्रतीत होते हुए दिखाई देती है। प्रेम एक स्वच्छंद विचार है, धारा है, जिसमें व्यक्ति प्रभावित होना चाहता है। पर कई जगह हम देखते हैं कि इस तरह के जो प्रेम संबंध है वह उम्र के अंतराल में जब अपने प्रेम के आधार को व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं, तो कहीं ना कहीं पीड़ा का जो संकेत है वह घनघोर रूप से हमें झेलना पड़ता है या दिखाई देता है। तो लेखिका ने पूरे उपन्यास में नीरू की जो एक तरह से हम कहें वेदना है उसको चित्रित करने का प्रयास किया है कि प्रोफेसर से प्रेम होने के कारण वह अनेक प्रकार से समाज से, परिवार से कहीं ना कहीं एक तरह से हम कहें कि उसका जो व्यवहार है, जो उसका जो रूप है, उसका जो
एक तरह से स्वभाव है, वह कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मनोदशाओं से घिरता हुआ नजर आता है। नीरू उम्र में प्रोफेसर से 16 वर्ष छोटी है। प्रोफेसर के लगातार समझाने के बाद भी नीरू अपने गुरु से ही एक तरह से शादी कर लेती है और उनके साथ गृहस्थी बसा लेती है। प्रोफेसर की पहली पत्नी का एक तरह से हम कहें कि इंतकाल हो जाता है और उसके बाद वह कई वर्षों तक अपने इस व्यथा से उभर नहीं पाते। प्रोफेसर के 4 बच्चे होते हैं, चारों बच्चे नीरू को कहीं ना कहीं एक तरह से पसंद नहीं करते। शादी हो जाने के बाद भी वह उसको एक तरह से स्वीकार करते हुए नहीं दिखाई देते। नीरू घर में सबको खुश रखने का प्रयास करती है, अपनी पूरी एक तरह से हम कहें समर्पण की भावना से वह सबकी सेवा करना चाहती है, सबको प्यार देना चाहती है। पर चारों बच्चे उसके एक तरह से खिलाफ या उसके विरोध में खड़े दिखाई देते हैं। घर में केवल पापा ही नीरू को थोड़ा बहुत समझाते थे, लेकिन वह बात बात पर उस पर गर्म हो जाते थे। घर के कामों को करते करते उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वह सबको खुश रखने के चक्कर में अपना एक तरह से हम कहें कि अ, अपनी सेहत पर अपने ऊपर ध्यान नहीं देती, जिसके कारण अनेक प्रकार की यातनाओं से वह त्रस्त दिखाई देती है। घर में लगातार लड़ाई झगड़े, छोटे छोटे कलेश होने के कारण परिवार में एक तरह से हम कहें कि मन मुटाव की जो स्थिति है वह एक भरपूर रूप में दिखाई देती है। नीरू के आने पर सभी बच्चे अपना घर छोड़कर हॉस्टल में रहने लगते हैं। बड़ी बहन शकुन को नीरू के आने से बहुत ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि समाज में अपनी माँ के अलावा हम किसी को स्वीकार करने का वो भाव वो भावना नहीं रखते। अगर दूसरी स्त्री घर में आ जाती है तो हम उसकी इच्छाओं को ध्यान में ना रखते हुए उसको परेशान करने के लिए अनगिनत ऐसे कारण उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण वैवाहिक जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती चली जाती है। इसका प्रभाव नीरू पर बहुत ज्यादा पड़ रहा था। शकुन भी घर छोड़कर विदेश चली जाती है। कारण बहुत सारे होते हैं, पर कहीं ना कहीं वह उन कारणों से बचती हुई अपने आप को एक तरह से व्यवस्थित करने की कोशिश करती है। कारण जहां बड़ी बेटी शकुन की शादी होनी थी, वहीं पिता ने अपनी शादी का स्वांग वहां पे रचा लिया, वो भी अपनी सी आधे उम्र की लड़की से। शकुन को पिता की यह बात रास नहीं आती और वह क्रोधवश अनेक प्रकार के ऐसे कारण उत्पन्न करती है, जिसके कारण दोनों के वैवाहिक जीवन में अनेक प्रकार से हम कहते हैं कि मन मुटाव वहां पर दिखाई देते हैं। वह घर को छोड़कर विदेश चली जाती है। कॉलेज में भी इसी तरह का जो माहौल है, वातावरण है, वह कहीं ना कहीं नीरू को झेलना पड़ता है, क्योंकि प्रोफेसर अपने ही रचे हुए जो स्वांग है, जो प्यार है, उसमें एक तरह से दूरी आते हुए दिखाई देता है। क्योंकि हम देखते हैं जब हम अपने प्रेम संबंध को इस रूप में स्वीकार तो कर लेते हैं, जब समाज परिवार स्वीकार नहीं करता तो अनेक प्रकार के अवसाद वहां पर उत्पन्न होते हुए दिखाई देते हैं। और वह अवसाद कहीं ना कहीं गर्मा गर्मी का जो रूप धारण करते हैं, उससे दोनों के जीवन में अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं वह एक तरह से खड़ी होते हुए दिखाई देती है। नीरू को भी अब एहसास होने लगा था कि प्रोफेसर साहब का कुछ स्वभाव बदल गया है। शादी को कुछ महीने ही हुए थे। नीरू प्रोफेसर की बदली सोच से भी काफी परेशान थी। यह सोचने के लिए मजबूर होती है कि उसने प्रोफेसर से शादी करने में कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर दी, और अगर जल्दबाजी भी कर दी तो वह बहुत ज्यादा उससे एक तरह से अपने निर्णय से वह परेशान नहीं होती है, पर घर के स्वभाव से और जिससे वह प्रेम करती है उसके स्वभाव से वह कहीं ना कहीं विचलित होती हुई दिखाई देती है। बकुल को मम्मी की जो ये हालत है, यानी कि जो छोटी बेटी है, वह कहीं ना कहीं नीरू को अपनी माँ के रूप में स्वीकार तो कर लेती है, क्योंकि वह सारा दिन देखती है कि नीरू किस तरह से पूरे परिवार को समेटने के लिए अपना तन मन धन वहां पर अर्पित करती हुई दिखाई देती है। तो बकुल को कहीं ना कहीं उस पर तरस आ जाता है। इस औरत ने पापा और हमारा कितना ध्यान दिया, उसे कहीं ना कहीं ये एहसास होता है, और उस एहसास को वह अपने
एक तरह से हम कहें आंतरिक रूप से स्वीकार भी करती हुई दिखाई देती है। हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। नीरू को शादी के बाद जो सुख मिलना चाहिए था वह अब तक वह उस सुख से वंचित है। नीरू को प्रोफेसर की कई आदतें अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी प्रोफेसर के प्यार से वह समझौता करती रही। एक दिन प्रोफेसर ने अपनी किताब का लोकार्पण किया। उस किताब में ज्यादा मेहनत नीरू की थी, पर जब वह लोकार्पण हुआ और उस लोकार्पण के तहत प्रोफेसर ने कहीं भी नीरू का वहां पर कोई जिक्र नहीं किया। उसे अपना पूरी तरह से एकमात्र आधार बनाकर उन्होंने वहां पर प्रस्तुत किया। पिताजी ने कहीं ना कहीं बकुल को ये लगता है कि पिताजी ने जब ये पुस्तक का लोकार्पण किया तो उसका सारा श्रेय अपनी पहली पत्नी शीला के नाम पर ही समर्पित कर दिया। नीरू प्रोफेसर की यह हरकत देखकर कहीं ना कहीं गुस्से में आग बबूला हो जाती है। प्रोफेसर से कहना बहुत कुछ चाहती है, लेकिन कह नहीं पाती। बच्चों को भी पापा की यह बात बहुत अच्छी नहीं लगती, पर दबी जुबान से वह कहीं ना कहीं अपना आक्रोश, अपना प्रतिरोध, अपना विरोध उत्पन्न करते हुए दिखाई देते हैं। कई आधारों पर वह अपने पिता को बकुल समझाने का प्रयास करती है, पर पिता उसकी एक नहीं सुनते। नीरू प्रोफेसर के दुर्व्यवहार के कारण अकेली हो जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब दो जो जने हैं वह जीवन की शुरुआत करते हैं और पूरे ही जोश से करते हैं, पर कहीं ना कहीं वैवाहिक संबंधों में अनेक प्रकार के जो कड़वाहट है, छटपटाहट है, विसंगतियां उत्पन्न होती हैं, तो दोनों में कहीं ना कहीं दूरी होने लगती है। और ये दूरी उस रूप में भरपूर मात्रा में वहां पर थी क्योंकि बच्चे भी कहीं ना कहीं नीरू को पहले पसंद नहीं करते थे। प्रोफेसर नीरू पर हर बात पर व्यंग कसता। कॉलेज परिसर में कोई भी प्रोग्राम होता तो प्रोफेसर और नीरू साथ में जाते, तो कॉलेज के विद्यार्थी उन पर कहीं ना कहीं व्यंग कसते हुए दिखाई देते। उन व्यंगों को सुनकर प्रोफेसर का जो मन तन है वह जलने उठता। वह अनेक प्रकार से उन्हें उल्हाना देते हुए नजर आते। प्रोफेसर नीरू को कहीं ना कहीं अनेक प्रकार से कष्ट जाने अनजाने में पहुंचा रहे थे। प्रोफेसर की बात सुन नीरू सकते में आ जाती है। नीरू के जिस सौंदर्य पर वह मुग्ध थे, यानी कि बहुत ज्यादा उनसे प्रेम करते थे, वहीं सजना सवरना अब कहीं ना कहीं प्रोफेसर को खटकते हुए दिखाई देता है। नीरू को लगने लगता है कि जिस प्यार को अपनी ताकत उसने समझा था, वही प्यार वेदना का कारण बनता जा रहा है। वह प्रोफेसर से दूर हो जाती है, क्योंकि ये अमूमन हम देखते हैं कि जब हमें परिवार में वो इज्जत, वो समर्पण भाव, वो प्यार नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं एक दूरी आ जाती है, एक रिक्तता आ जाती है, जिसे भरना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि हम देखते हैं कि शब्दों का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है, और वही शब्द जब अपशब्द में बदलते हुए दिखाई देते हैं तो कहीं ना कहीं मन एक तरह से व्यथित होता हुआ दिखाई देता है, और उस व्यथित में वह अकेलेपन का गहरा शिकार होता चला जाता है। उसे किसी से कोई लगाव नहीं रहता है। नीरू सारी जिंदगी अपनी इच्छाओं को मारती रही, और अंत में हम देखते हैं कि पति की मृत्यु के बाद भी वह सब कुछ बच्चों के नाम उसने कर दिया। लेखिका मालती जोशी ने नारी की एक तरह से मनोव्यथा को यहाँ पर मार्मिक चित्रण किया है। नीरू ने अंत में पति का घर बार छोड़कर कॉलेज परिसर में कार्य करने के लिए रत हो गई। तो लेखिका मालती जोशी ने किस तरह से बेमेल विवाह की जो समस्याएं हैं वह किस तरह से एक विकराल रूप धारण करते हुए दिखाई देती है, और इस विकराल रूप में अनेक प्रकार के विश्वासघात, अनेक प्रकार के शिकार, शोषण, मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से झेलती हुई दिखाई देती है। धन्यवाद।